नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामान्य हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उपसर्ग, प्रत्यय, संरचना और अर्थ एवं वाक्य रचना संबंधित 50 से ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की MCQs की दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली दोस्तों। कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, साथ में दोस्तों हम लोग जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कैसे हल करना है उनको भी जानने की प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा है कि सदाचार में उपसर्ग क्या है। तो दोस्तों जो सदाचार शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि हिंदी भाषा में जो उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये शब्दों के आगे प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो भी शब्द होते हैं हिंदी भाषा के दोस्तों, जो उनमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है ये शब्द के आगे के अक्षर में छुपे हुए होते हैं दोस्तों। जैसे आपसे प्रश्न यहाँ पर है कि सदाचार में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों उपसर्ग को पता करने का सिंपल सा नियम इतना जान लीजिए कि यदि आपको संधि विच्छेद करना आता है, आप जानते हैं, तो आप आसानी से दोस्तों इस उपसर्ग को पता लगा सकते हैं। एज लाइक दोस्तों ये सदाचार है तो सत धन आचार बराबर सदाचार होगा। तो जो सत है दोस्तों यह क्या है, प्रथम उसका शब्द है। सत धन आचार दोस्तों होगा। तो ये जो सत है दोस्तों प्रथम शब्द, यही इसमें उपर्युक्त या फिर प्रयोग किया गया क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। और इसीलिए सदाचार में जो शब्द ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो होगा आपका सत। क्या होगा, सत। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय हिंदी भाषा के शब्दों में पीछे लगता है और उपसर्ग हिंदी भाषा के शब्दों में आगे की तरफ प्रयोग होता है। सो कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ लगता है, आगे की पीछे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उपसर्ग शब्दों के आगे प्रयोग किए जाते हैं, प्रत्यय शब्दों के पीछे प्रयोग किए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी देख रहे होंगे कि अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे हैं, अधि है कि दुर है कि अति है कि उन है। तो दोस्तों यदि आपको मैंने सिंपल सा नियम बताया कि आप संधि विच्छेद जानते हैं तो कर ले जाएंगे उपसर्ग को। तो अति धन उक्ति, अति धन उक्ति बराबर अत्युक्ति। तो अति इसका पहला शब्द है, इसीलिए इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका अति। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। क्यों होगा कि भाई अति धन उक्ति बराबर अत्युक्ति, और अति जो है इसमें एज अ उपसर्ग क्या है, जुड़ा हुआ है। इसीलिए अत्युक्ति शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वह है आपका अति शब्द। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि समादर और संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों समादर और संरक्षण का उपसर्ग पूछ रहा है तो इसको संधि विच्छेद कर लीजिए। समादर का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सम धन आदर। क्या हो जाएगा दोस्तों, सम धन आदर समादर। और दूसरा सम धन क्षण, सम धन क्षण बराबर संरक्षण, समधन क्षण बराबर संरक्षण। तो ये दोस्तों जो है प्रयुक्त किया गया है यहाँ पे सम प्रथम शब्द के रूप में, यह क्या है, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है। तो हमने मोटे मोटे तौर पर यह देख लिया कि उपसर्ग का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, उसको निकाले कैसे जाएंगे, शब्द के कहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं। तो अब हम लोग दोस्तों बिना समय गवाए आइए जल्दी जल्दी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों जो है कि प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वी, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी नी और ऑप्शन डी उ। तो भैया यदि आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तीनों शब्दों का तो प्रतिधन उपकार, प्रतिधन दिन, प्रतिधन उपदेश, तो यह तीनों जो शब्द में प्रयोग किया गया है उपसर्ग वह क्या होगा, वह होगा प्रति शब्द। क्या होगा,
प्रति जो उपसर्ग है दोस्तों यह प्रयोग में लाया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। क्यों कि प्रत्युपकार का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये प्रतिधन उपकार होगा, तो इसमें भी प्रति शब्द उपयोग में लाया गया है। इसमें प्रति प्लस दिन होगा, प्रतिदिन होगा। इसमें प्रतिधन उपदेश होगा। तो आप देख रहे हैं कि तीनों के तीनों शब्दों में क्या प्रयोग लाया गया है, कौन सा शब्द प्रयोग में उपसर्ग में लाया गया है, प्रति शब्द लाया गया, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, जो बी है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग निहित है। तो दोस्तों फिर से इसका संधि विच्छेद कर लिए, अधि, उसके बाद ऑप्शन है आपका अति, और उसके बाद ऑप्शन है अध, और उसके बाद ऑप्शन है प्रति। तो अध्यक्ष का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अधिधन अक्ष बराबर अध्यक्ष, अधिधन अक्ष बराबर अध्यक्ष, और अधिधन ठाता बराबर अधिष्ठाता। तो अधि, दोनों शब्दों में कौन सा शब्द प्रथम आया है संधि विच्छेद के दौरान, अधि आया है। तो यह जो अधि शब्द है इनमें प्रयुक्त क्या है, यह उपसर्ग है। तो दोस्तों यह जो अधि शब्द है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। वो शब्द क्या है भाई, अभ्यास है, अभिमुख है और अभियान है। आपके पास ऑप्शन चारों दिख रहे हैं आपके सामने, अप, अध, अन और अभि। तो सिंपल सी चीज है, जैसे ही आपको उपसर्ग पूछेगा आपको संधि विच्छेद पहचाननी है। अभ्यास का संधि विच्छेद कर लीजिए भैया, अभिधन आस बराबर अभ्यास, अभिधन मुख बराबर अभिमुख, अभिधन यान बराबर अभियान। तो ये जो अभि शब्द है इसमें क्या है, एज ए उपसर्ग प्रयोग में लाया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। देखिए जो भी प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न हैं दोस्तों, जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं और इनकी रिपीट किए जाने की पूरी संभावना। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नी परि उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। अब देखिए अभी तक ये था कि आपको शब्द दे रहा था, उसमें से उपसर्ग पहचानना था। अब उपसर्ग दे दिया है, उन उपसर्गों से बने हुए शब्द आपको पहचानने हैं। जैसे कि नी शब्द है, तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें नी शब्द का एज ए उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं जो निबंध शब्द है, इसमें जो पहला शब्द नी धन बंद होगा तो इसमें नी शब्द का प्रयोग एज ए उपसर्ग किया गया है। ठीक है, बाकी तो कोई है नहीं आपको दिख रहा है जिसमें किया गया हो, तो पहले इसको ऑप्शन नंबर 1 को सही कर लेंगे। अब देखिए परि है, तो परिधन जन बराबर परिजन, तो इसमें परि शब्द में, परिजन शब्द में परि शब्द आया है प्रयोग में। उसके बाद 29, तो उन जो शब्द है उपसर्ग में यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं नी, परि और उन से उपसर्ग से संबंधित जो शब्द हैं वह है निबंध, परिजन और 29। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अति उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। आप हमसे पढ़ते हैं कि बहुत अति हो गई। अब क्या हो गया, बहुत अति हो गया। जैसे नाक में दम कर देना, अति कर देना, एकदम बाहुल्य कर देना, कि मतलब जितनी सोची नहीं गई थी उससे भी ज्यादा अति हो गया। जैसे पाकिस्तान क्या करता है, नाक में दम करके रख देता है, अति कर देता है एकदम। तो हम लोग जाते हैं उसको 2 फाइट मार के चले आते हैं, स्ट्राइक करके चले आएंगे, कभी एयर स्ट्राइक कर देंगे, कभी वैसे जाके घुस के मार के चले आएंगे, तो वो अलग चीज है। लेकिन अति का मतलब होता है, अर्थ पूछा है कि अति उपसर्ग का प्रयोग कब किस भाव में किया जाता है। तो अति शब्द का प्रयोग किया जाता है अधिक के क्षेत्र में, या जहां पर बाहुल्य हो। बाहुल्य का मतलब जहां पर अधिकता हो। सिंपल सी बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके अलावा जो भी ऑप्शन है सामीप्य, आप सभी जान रहे होंगे, देखिए कि पता चल जा रहा है कि ये सभी जो तीनों ऑप्शन है यह नहीं होंगे। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है यह अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। दोस्तों यदि आप शब्द रचना, वाक्य रचना पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी भाषा में न केवल हिंदी भाषा के शब्द हैं, अपितु अरबी भाषा, फारसी भाषा, तुर्की भाषा,
पुर्तगाली भाषा, ऐसे कई सारे फ्रांसीसी भाषा से कई सारे भाषा हैं जिनको सम्मिलित रूप में हम लोग आजकल बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाते हैं। ये सोचकर कि वो हिंदी भाषा के शब्द हैं, लेकिन आपके सामान्य हिंदी के दृष्टिकोण से व्याकरणिक नियम के अनुसार देखेंगे तो उन भाषा को अलग अलग कैटेगरी वाइज में बांटा गया है। तो आपसे इनसे भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपका ये प्रश्न है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। मतलब इन 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें समवाय, नाकाम, हमसफर और बेधड़क, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कि अरबी फारसी उपसर्ग प्रयोग में नहीं लाया गया। मतलब 3 में अरबी फारसी उपयोग में लाए गए हैं उपसर्ग, 1 में नहीं है, तो वो होगा आपका समवाय। समवाय संस्कृत का मान लीजिए या फिर हिंदी का कह लेंगे, यह क्या है, उपसर्ग है। जबकि बाकी जो है जैसे नाकाम में ना, हमसफर में हम, बेधड़क में बे, यह जो है दोस्तों यह क्या है, यह उपसर्ग आपके अरबी फारसी उपसर्ग हैं। ध्यान रखिएगा, बाकी जो समवाय है यह अरबी फारसी जिसमें जो है उपसर्ग प्रयोग में नहीं लाया गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो वो होगा आपका उपसर्ग होगा, यह क्या होगा, यह सम होगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया कि जो आपके 4 शब्द दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा हिंदी शब्द है जिसमें कि उपसर्ग, हिंदी का उपसर्ग प्रयोग में नहीं लाया गया। जैसे आपके ऑप्शन है अवान, 49, कपूत और उपमा। तो अवान और धनवान, कपूत क धनपूत, उन चास और ऊधन पमा। तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कि हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अधनवान जो है दोस्तों यह जो है यह हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। हमने अभी बताया कि उपसर्ग अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं। आपका हिंदी अरबी हो सकता है, आपका अलग अलग भाषाओं के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं हिंदी भाषा में। तो वहीं से प्रश्न है, आपको इसके लिए जो वाक्य रचना है, शब्द रचना है, इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। खैर आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संस्कृत उपर्युक्त उपसर्ग युक्त शब्द नहीं, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कि संस्कृत का उपसर्ग प्रयोग में नहीं लाया गया है। जिसमें कि आपको देख रहे होंगे अनुजीवी दिया है ऑप्शन में, अपशब्द दिया है, प्रकर्ष दिया है और लाचार दिया है। तो आपको संधि विच्छेद कर लीजिए, आपको जो भी पहले मिलेगा वह क्या होगा, उसका उपसर्ग होगा। और उन उपसर्गों में से छांट लीजिए भाई कि कौन सा संस्कृत का है कौन सा नहीं है। तो अब ये पूछा है कि शब्द नहीं है तो कोई एक ऐसा होगा जो कि संस्कृत का नहीं होगा। अनुजीवी का अनुधनजीवी, अपशब्द का अपधन शब्द, प्रकर्ष का प्र या प धन कर्ष, उसके बाद लाचार का ला धन चार। तो इसमें से जो लाचार शब्द है इसमें संस्कृत उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। कौन सा, लाचार शब्द। बाकी सब में संस्कृत उपयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द हैं, लेकिन एकमात्र इसमें से जो लाचार है ये संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अब आपको क्या करना है, कैसे कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं इस चीज को देखना है। आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। ये जो आपके 50 से 55 क्वेश्चन कराए जाएंगे इस टॉपिक में, आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है ये हिंदी उपसर्ग युक्त है। मतलब बाकी सब हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं होंगे, बाकी जो है आपके हिंदी वाले एक ऐसा होगा जो कि एक ऐसा शब्द होगा जो कि हिंदी उपसर्ग युक्त होगा, बाकी नहीं होंगे। जिसमें कि सुशासन में सुधन शासन, आमरण में आधन मरण, संगम में सम धन गम और कपूत में क धन पूत। तो जो ये हिंदी उपसर्ग युक्त वाला शब्द है वह है आपका कपूत। जैसे संगम है ये संस्कृत वाला है, सम धन गम बराबर संगम। तो कपूत जो शब्द है क धन पूत बराबर कपूत। इसमें जो क शब्द उपसर्ग में प्रयोग में लाया गया है यह हिंदी भाषा का हिंदी उपसर्ग है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भैया जो इसमें आपके 3 शब्द दिए हुए, छलिया, पठनीय, कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। अब देखिए
अभी तक हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? उपसर्ग के बारे में बात कर रहे थे। पहला क्वेश्चन आ गया कि प्रत्यय बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले ही बताया कि जो उपसर्ग है यह शब्दों के पहले प्रयोग लाए जाते हैं और जो प्रत्यय है यह शब्दों के पीछे प्रयोग लाया जाता है। तो भैया पीछे वाला आप उसको अलग कर लो। छलिया, तो छलिया में यदि आप छलिया को दो भागों में बांटोगे और ऐसा बांटोगे जो आपको ऐसा लगेगा कि सुनने में लगभग सही आ रहा है। छलिया, या लास्ट में क्या आ रहा है आपके ऑप्शन में? छलिया में ऑप्शन में लास्ट में आ रहा है इया। ठीक है, तो ऑप्शन में इया कहाँ पहले में दिख रहा है? ये दिख रहा है आपके ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, पठनीय में नीय में कौन सा शब्द छुपा हुआ है? प्रत्यय ई। जो आपका देखिए प्रत्यय को निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, आप शब्दों के जो लास्ट वाले अक्षर हैं उसमें उनको ढूंढने की कोशिश करिए, आपका प्रत्यय आसानी से आपके हाथ में होगा, कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे छलिया में आपने लास्ट के जो शब्द है, छलिया में लिया में आपको शब्द छुपा हुआ देखेगा इया। जो लिया शब्द है किससे मिलकर बना हुआ है? इया शब्द से मिलकर बना हुआ। पठनी में नी में कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है और यह आपका है तो ई। और कहानी में हा में आ है, नी की नी, तो इया ई और आनी, ये जो शब्द हैं ये किसमें है? कौन से क्या है? ये प्रत्यय प्रयोग किए गए हैं छलिया, पठनी और कहानी शब्द में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह क्या होगा? सही होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को करते हुए चलना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चर्मकार प्रभाकर में कौन सा शब्द या प्रत्यय निहित है? तो आपके सामने दो शब्द दे दिए गए हैं, पहला चर्मकार दे दिया गया है, दूसरा प्रभाकर दे दिया गया। इसमें से आपको प्रत्यय बताना है। हमने अभी बताया कि प्रत्यय को पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, शब्द के पीछे के अक्षरों को उठाना है, उसमें से खोज के निकाल लेना है। यदि आप अच्छे खोजी हुए तो आप आराम से खोज निकालेंगे। जैसे चर्मकार है, तो चर्मकार में लास्ट में कार में दिया है इसमें ऑप्शन, कार का जो ये शब्द है कार, ये क्या हो जाएगा? इसका लास्ट का प्रत्यय हो जाएगा। प्रभाकर में जो कर है यह क्या हो जाएगा? लास्ट का प्रत्यय हो जाएगा। तो जहां पर भी ऑप्शन में कार और कर दिखेगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि चर्मकार में कहीं आपको वान या फिर आड़ी दिख रहा है, या प्लस ई दिख रहा है, तो धन दिख रहा है, कहीं दिख रहा है? कहीं भी प्रत्यय में यदि आप उसके अंतिम अक्षरों को उठा लीजिए तो आपको कहीं भी इसका आभास हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप उच्चारण कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। इसीलिए आपको जब चर्मकार में आप देखेंगे उच्चारण में तो लास्ट में आपको कार और कर का उच्चारण मिलेगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है खिलाड़ी और गमनीय शब्द, तो आप इसमें से निकाल लीजिए। खिलाड़ी में आड़ी शब्द हो जाएगा, गमनीय में ई शब्द हो जाएगा, जिसके लिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। देखिए इन सभी चीज़ों में प्रश्न बहुत आसानी से बहुत कम समय में हो जाने चाहिए। अगला प्रश्न है कि गाने वाला और लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा है मतलब अंतिम वाला। गाने वाला, वाला मतलब लास्ट में वाला जुड़ा है, लघुत्तर में तर शब्द जुड़ा हुआ है लास्ट में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अरे बाकी सब आप मिला भी सकते हैं जो कि गलत है, जैसे वत, तो भाई गाने वाले में वत तो कहीं है नहीं, इला शब्द कहीं है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर एक नहीं होगा। आन और इक नहीं होगा, ई और इक नहीं होगा, क्योंकि ये शब्द प्रयोग में नहीं लाए गए शब्दों में। अगला जो प्रश्न है भाई उन चीज़ों को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग में लाया गया है? आपके सामने शब्द क्या है? खंडहर और लुटेरा है। तो दोस्तों ये जो खंडहर और लुटेरा शब्द में क्या पूछा है? प्रत्यय पूछा है। एक बार और चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, ये जो शब्द होते हैं इनमें क्या पूछा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि जल्दीबाजी, हाँ ठीक है आ तो रहा है, प्रत्यय पूछा है कि उपसर्ग पूछा है, आपने जल्दीबाजी में गलत कर दिया। तो खंडहर शब्द में जो अंतिम का शब्द है वो हर है, लुटेरा में यदि आप इसका करेंगे तो ये एरा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि आपके 50 प्रश्नों में कितने आपने स्कोर किए, एक एक नंबर के मान के बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो भैया जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाए जाते हैं, शब्दों के अंत में
एज प्रयोग में लगाए जाते हैं वो शब्द कहे जाते हैं कृत प्रत्यय। कई प्रकार के प्रत्यय होते हैं, जब आपको प्रत्यय उसके प्रकार पढ़ाए जाएंगे तो आपको बताया जाएगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो आप जानते भी होंगे। तो वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे कौन से प्रत्यय के रूप में जाने जाते हैं? तो ऐसे प्रत्यय जो कि संज्ञा शब्दों में जुड़कर, सर्वनाम शब्दों में जुड़कर और विशेषण में जुड़कर एक नए शब्द की उत्पत्ति कर देते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मान लीजिए कोई एक शब्द संज्ञा है, संज्ञा में वो शब्द अलग है, संज्ञा अपने आप में एक शब्द होगा, वो शब्द अलग होगा। अब उस संज्ञा में यदि हम किसी प्रत्यय को जोड़ देंगे तो उस शब्द से एक नया शब्द बन जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण में जुड़कर यदि कोई प्रत्यय नया शब्द बना रहे हैं तो वो प्रत्यय कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? वो प्रत्यय दोस्तों तद्धित प्रत्यय होते हैं। अभी कृत प्रत्यय के बताया कि वे प्रत्यय जो कि धातु में अंत में जोड़ते हैं वो कृत प्रत्यय, और वो प्रत्यय जो कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाएंगे वो आपके तद्धित प्रत्यय। तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? देखिए आपने 3 अभी पढ़ लिए, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय, एक कृदंत प्रत्यय। तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ। किसके साथ जुड़ते हैं दोस्तों? क्रिया के साथ। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सब कुछ कि यदि आपका संज्ञा होगा, क्या होगा? संज्ञा। यदि आपका सर्वनाम होगा, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा और क्या होगा? विशेषण होगा। यदि कोई प्रत्यय इनसे जुड़कर नया बनाएगा तो वह आपका तद्धित होगा, अभी कुछ देर पहले बताया। लेकिन यदि कोई शब्द उपसर्ग क्रिया से जुड़कर किसी शब्द के साथ नया शब्द बना रहे हैं तो वह कौन सा प्रत्यय होगा? कृदंत प्रत्यय होगा। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़कर नए शब्दों के निर्माण करते हैं? तो वह शब्द होंगे कृदंत प्रत्यय। प्रश्न ये भी पूछ सकता है, अभी कुछ देर पहले पूछा था कि संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम से जुड़कर कौन नया बनाते हैं? तो तद्धित प्रत्यय। या फिर यही प्रश्न घुमा दे कि तद्धित प्रत्यय किन के साथ जुड़कर शब्द का प्रयोग करते हैं, किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ये भी घुमा सकता है कि निम्नलिखित में से जो तद्धित प्रत्यय हैं ये किनके साथ प्रयोग में नहीं लाए जाते? तो 3 तो होंगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। एक ऑप्शन में नहीं होगा जो कि गलत होगा, तो आपको ध्यान में रखना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों ये क्लियर होना चाहिए। अगला क्या क्वेश्चन है भाई? अगला ये है कि वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो भैया वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों या के वाक्यों या फिर वाक्य के जो खंड होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं वे कहलाते हैं क्रिया। क्या कहलाते हैं? वे क्रिया कहलाते हैं। ये वाक्य रचना का भाग है। आपके एग्जाम में वाक्य रचना से भी प्रश्न बनते हैं। तो वे अविकारी शब्द जिनका प्रयोग 2 शब्द वाक्यों को जोड़ने या फिर वाक्य शब्दों को जोड़ने में, वाक्य खंडों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है वे कहलाती हैं क्रियाएं। क्या कहलाती हैं? क्रियाएं। तो क्रिया कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए अब है कि आपके एग्जाम में कई सारे आपने प्रश्न देखे होंगे कि शब्द देके पूछ लेता है कि किस भाषा के शब्द हैं। तो हमने पहले ही शुरुआत में ही वीडियो में बताया था कि हिंदी भाषा जो है, इस हिंदी भाषा में आम जनमानस की भाषा में या बोलचाल की भाषा में, हिंदी भाषा में जो हम लोग शब्द प्रयोग में लाते हैं ये पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से हिंदी के ही शब्द नहीं है। इसमें अलग अलग विदेशी भाषाओं के भी शब्द हमको देखने को मिलते हैं, जैसे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, अरबी। तो ये सभी शब्दों के भी हमको मेल जोल इसमें देखने को मिलते हैं। तो उसी में से प्रश्न ऐसे बनते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 कि जो अलमारी शब्द है यह किस विदेशी भाषा का शब्द है? अब आपको पहचानना पड़ेगा। तो यदि आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपने पढ़ा होगा तो आप ऐसे प्रश्नों को कर ले जाएंगे, अन्यथा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो जो अंग्रेजी भाषा शब्द है, अलमारी भाषा शब्द है, एल्मीरा होता है अंग्रेजी में,
फ्रांसीसी वगैरह का तो नहीं पता मुझे, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों? क्योंकि अल्मीरा जो है यह एक पुर्तगाली शब्द है। सभी भाषाओं के अपने अपने कुछ प्रयोग की जाने वाली कुछ भाषाएं हैं, कुछ ही चुनिंदा शब्द हैं दोस्तों जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। यदि आपने प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है भाई कि पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय प्रयोग में लाया गया है। तो देखिए पांडव शब्द जो है इसमें कौन सा प्रत्यय शब्द, तो हमने कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय हमने इसकी चर्चा कर ली थी। तो जो पांडव शब्द का यदि आप प्रत्यय को निकालने की कोशिश करेंगे पीछे से तो आपको पता चलेगा कि हमने बताया था कि इसमें तद्धित प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। क्योंकि यदि आप तद्धित प्रत्यय का डिफिनीशन पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा के, सर्वनाम के और क्या करते हैं आपके विशेषण के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग में लाया जाता है। तो पांडव शब्द में इसी प्रकार संज्ञा शब्द में क्या किया गया है, उपसर्ग का प्रत्यय का प्रयोग में लाया गया है। तो जहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में कोई उपसर्ग प्रत्यय जुड़ेगा वह प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होगा। इसीलिए पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग में लाया गया है, तद्धित प्रत्यय शब्द प्रयोग में लाया गया। अगला क्वेश्चन है कि भाई जो ये रिक्शा शब्द है, ये रिक्शा शब्द किस भाषा का है। तो रिक्शा हम लोगों के यहाँ का हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि यह एक जापानी शब्द है। जापान में भी दोस्तों रिक्शा शब्द प्रयोग में लाया जाता है, जो हम लोग आम जनमानस की भाषा में प्रयोग में लाते हैं कि रिक्शा, तो ये जो है ये एक जापानी शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी और पंकज। तो दोस्तों ये जो पंकज शब्द है इनमें से यह पंकज शब्द क्या है, यह एक योग ऋण शब्द है। आप लोगों को जब आपने शब्द एवं शब्द के प्रकार एवं उनकी रचना के बारे में पढ़ा होगा तो आपने कई प्रकार की चीज़ों को पढ़ा होगा। अलग अलग प्रकार के शब्द एवं रचना के आधार पर शब्द के प्रकार किए गए, उन्हीं में से एक शब्द है योग ऋण शब्द, और उसका अच्छा उदाहरण दोस्तों यहाँ पे पंकज। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द कौन सा है। देखिए फिर पहचानना है आपको। अभी एक योग ऋण शब्द आपने पहचाना पंकज, दूसरा है कि आपके पास ऑप्शन है चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार और अभिव्यक्ति। तो जो चक्रपाणी शब्द है दोस्तों यह पर्यायवाची भी है। बताइए आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि जो चक्रपाणी है यह किसका पर्यायवाची है। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जो चक्रपाणी है यह एक क्या है, योग ऋण शब्द है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों उनमें से आपको खोज के निकालना है कि जो आपके सामने शब्द है इसमें से किसमें ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब जो प्रत्यय है वह कहाँ आता है, शब्द के पीछे आते हैं। तो आपको ऐसा शब्द खोजना है जिसमें कि उच्चारण करते समय ई शब्द का आपको आभास न हो शब्दों का। जैसे तेली, यदि आप तेली शब्द बोलेंगे तो आपको लास्ट में पता चलेगा कि इसमें ई शब्द है, ठीक। आप माली बोलेंगे तो ली शब्द में आपको भी पता चला कि इसमें भी ई है, तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अलबेली, अलबेली में भी लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ये भी नहीं होगा। लास्ट में बचा रंगीला, इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, लेकिन पूछा क्या है, ई पूछा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है कि भाई संस्कार जो शब्द है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। अब बात आ गई उपसर्ग की, अभी प्रत्यय था अब फिर उपसर्ग आ गया। उपसर्ग क्या होता है, शब्दों के पहले प्रयोग में लाया जाता है। तो संस्कार को संधि विच्छेद कर लो भैया, समधनकार बराबर संस्कार, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग समसधनकार बोलेंगे, कुछ लोग समसधनकार बोलेंगे। अधिकतर जो बच्चे उपसर्ग नहीं पढ़े होंगे वो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यदि आपको संधि विच्छेद के सही तरीके से आते होंगे तो आप उपसर्ग कभी भी गलत करके नहीं आएंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जो ये रेलगाड़ी शब्द है यह किस प्रकार का शब्द है। तद्भव है। तद्भव मतलब बोलते हैं अशुद्ध शब्दों को जिनमें त्रुटि हो। हालांकि हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ये अशुद्ध शब्द माने जाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। एक आता है तत्सम, जो कि शुद्ध शब्द होते हैं, एकदम सही होते हैं, वो तत्सम कहला जाते हैं। जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उनको विदेशी शब्द बोलते हैं।
देशज जो हम आम जनमानस की भाषा को स्थानीय तौर पे बोलते हैं उसको हम लोग देशज भाषा बोलते हैं, ठीक है। जैसे लोटा हुआ, ये सब देशज भाषा, जैसे कि आपके आसपास आपने जो गांव में प्रयोग करते हैं देसी रूप में कर लीजिए, वो देशज भाषा है। वैसे ही एक भाषा होता है संकर भाषा, इसमें दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इनको संकर भाषा बोलते हैं। जैसे इसमें रेलगाड़ी शब्द आप पढ़ेंगे तो आपको रेल और गाड़ी दो शब्दों का ये क्या है, मिश्रण है। तो दो शब्दों से मिलकर रेलगाड़ी शब्द बना हुआ है, इसलिए जो शब्द होगा संकर, यह रेलगाड़ी शब्द का क्या होगा, अच्छा उदाहरण होगा। तो रेलगाड़ी जो है यह किस प्रकार का शब्द है, संकर शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भाई जो वकील है यह किस प्रकार का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। तो आपके पास ऑप्शन है, फारसी भाषा का है, अरबी भाषा का है, तुर्की भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का है। तो भैया जो वकील है, वकील हम लोगों के यहाँ नहीं थी, मध्यकाल में वकील शब्द का प्रयोग किया गया। हमारे हिंदी भाषा में उसको अधिवक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिवक्ता। और उर्दू भाषा में, अरबी भाषा में क्या बोलते हैं, उसको वकील बोलते हैं। तो मध्यकाल में, भारतीय मध्यकाल में, मिडाइवल पीरियड में वकील शब्द का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन वर्तमान में उसको हिंदी भाषा में अधिवक्ता के रूप में जानते हैं। तो वकील किस भाषा का शब्द है, यह अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है भाई कि अगला क्वेश्चन ये है कि संकर शब्द का अर्थ क्या है। जो संकर शब्द होते हैं वो किस प्रकार के शब्द होते हैं। तो भैया संकर शब्द का अर्थ आपके सामने ऑप्शन है कि यह तत्सम शब्द है, मैंने अभी बताया। तत्सम मतलब शुद्ध शब्द, तद्भव मतलब अशुद्ध शब्द, विदेशी मतलब जो कि विदेशी भाषाओं से लिए गए, और डी ऑप्शन है कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द। तो मैंने बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ जो शब्द होता है वह संकर शब्द होता है। तो दो भाषाओं के जो शब्द हैं उनके आपस में जो शब्द आपस में मिलेंगे तो जो एक नए शब्द की रचना करते हैं वही शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वह क्या होगा, सही होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, रेलगाड़ी, ये क्या है, संकर शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति, ओरिजिन का पता नहीं चलता है उन्हें किस प्रकार के शब्द कहते हैं। तो भैया वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको हम लोग देशज भाषा कहते हैं, देसी भाषा। देसी भाषा के शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हो जाएगी पता नहीं, ये ऐसी नई नई भाषाओं के आविष्कार कर देते हैं, खोज देते हैं जो हम आपको पता नहीं चलेगा। हर एक नए दिन हर देसी भाषा में नए नए शब्दों का ये लोग क्या करते हैं, खोज कर निकालते हैं। ऐसे ऐसे शब्द खोज निकालेंगे जो आपके हमारे पल्ले नहीं पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि देसी या फिर देशज भाषाएं जो होती हैं इनकी इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई इनके बारे में नहीं पता चलता है, जिसका इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह सही होगा। तत्सम भाषा का पता चल जाएगा मतलब जो शुद्ध शब्द होंगे, तद्भव भाषा का पता चल जाएगा जो अशुद्ध शब्द होंगे, संकर भाषा की उत्पत्ति शब्दों की पता चल जाएगी कि ये यहाँ से शब्द लिया गया, ये यहाँ से शब्द लिया गया। लेकिन जो देशज भाषाएं होती हैं इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है। तो मतलब आपको ध्यान में रखना है कि जो शब्द आगे दिए गए हैं उसमें से किस भाषा का यह शब्द है, आपको सही सही बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें भाषा और वो शब्द गलत पेयर में दिए गए हैं, वो ऑप्शन सही होगा डी। कारतूस जो शब्द है दोस्तों यह अंग्रेजी का शब्द नहीं है, कारतूस शब्द अंग्रेजी का शब्द नहीं है। बाकी भी याद कर लीजिएगा, कभी कोई पूछ सकता है ऑप्शन में से कि अफसोस शब्द कौन सा शब्द है, भैया फारसी शब्द है। गमला शब्द कौन सा, ये बहुत बार पूछा गया कि गमला जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है, तो यह पुर्तगाली शब्द है। कैंची भी पूछा गया, कैंची तुर्की शब्द है, मतलब कैंची कैंची बोलते हैं ना, तो ये पुर्तगाली शब्द है। कारतूस शब्द क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि कारतूस जो शब्द है यह किस भाषा का शब्द है, जबकि यह अंग्रेजी नहीं है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है भाई कि योग रूढ़ शब्द कौन है। योग रूढ़ शब्द इसमें से जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन है। आपके पास ऑप्शन है योद्धा, दशानन, राक्षस और सुर। तो योग रूढ़ इसमें शब्द होगा ऑप्शन बी। देखिए योग ऋण शब्द मोटे तौर पे ये समझिए कि योग ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जो कि किसी न किसी चीज़ के पर्यायवाची होते हैं। जैसे हमने पहले ऑप्शन में देखा था पंकज, कमल का पर्यायवाची है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा दशानन, वहाँ पर एक और ऑप्शन में था चक्रपाणी। तो चक्रपाणी किसका नाम है, चक्रपाणी नाम है भगवान विष्णु का, क्योंकि अपने पाणी में हाथ में वो क्या करते हैं धारण
चक्र धारण करते हैं, इसलिए उनको चक्रपाणी बोलते हैं। तो जहां पर पर्यायवाची संबंधी शब्द दिखेगा आपको ध्यान में रखना है, वो शब्द क्या होंगे, योग ऋण शब्द के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पर दशानन है, दशानन किसका पर्यायवाची है, रावण का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भैया लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग में लाया गया है। तो लौकिक में यदि आप प्रत्यय ढूंढ रहे हैं, प्रत्यय आपके शब्द के अंत में मिलेगा। लौकिक, या तो आप लोग दो ही ऑप्शन की तरफ जाओगे, या तो किक की तरफ जाओगे या तो इक की तरफ जाओगे, दो ही ऑप्शन आप लोगों को सही लगेगा। लेकिन की में भी यदि आप उसको अलग करोगे तो की में किसका उच्चारण आ रहा है, ई का उच्चारण आ रहा है, और लास्ट में आपका क है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो इक होगा, डी होगा, वह क्या होगा, सही होगा। किक की तरफ मत जाइएगा, कंफ्यूज होकर गलत कर दीजिएगा। तो ऑप्शन ध्यान से सुन लीजिए कि लौकिक शब्द का जब आप उच्चारण करते हो अंतिम शब्दों का, तो अंतिम शब्द आप पाते हो किक, और किक शब्द भी जब उच्चारण करोगे तो की में क्या छुपा हुआ है, ई छुपा हुआ है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, इक होगा, या क्या होगा, सही होगा। सो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्या है भाई कि सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 के से कीजिए और दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए भाई, आपके पास ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ए खचाखच, बी मुरलीधर, टिकट घर, सांप, और इधर आपके सामने शब्द दिए गए हैं, योगऋण शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, संकर शब्द। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन को आपको मैचिंग कराना। तो सबसे पहले जहाँ पे आपको योगऋण शब्द दिख जाए, हमने पहले ही बताया कि योगऋण शब्द किसी न किसी का पर्यायवाची होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से खोज लीजिए क्या ऐसा कोई शब्द है जो किसी का पर्यायवाची है। तो आपको सबसे पहले दिखेगा मुरलीधर। मुरलीधर किसको बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं। तो जहाँ पर बी ऑप्शन का ए सही होगा, वह क्या होगा, योगऋण शब्द होगा। तो बी का पहला ऑप्शन कौन सा सही है भाई, बताइए। बी का पहला ऑप्शन आपको मिलना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें बी का पहला ऑप्शन है, तो आप देख पा रहे होंगे, जी हाँ है, बी का पहला ऑप्शन बी और सी दोनों में दिख रहा है। अब देखिए क्या भरना है, आपको भरना है उसके बाद कि खचाखच कौन सा शब्द है, टिकट घर कौन सा शब्द है, और सांप कौन सा शब्द है। तो भैया बताइए, सांप होता है कि सर्प होता है। हम लोग शुद्ध शब्द में सर्प बोलते हैं, और वैसे क्या बोलते हैं, सांप बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भाई, बोलते हैं ना। तो जो सांप है ये तद्भव शब्द है, गलत शब्द है। तुमने पहले ही बताया था जो शब्द अशुद्ध होंगे वो तद्भव कहलाएंगे। यदि यहीं पर सर्प दिया होता तो तत्सम शब्द हो जाता। तो डी का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो भाई बी और सी में किसका ऑप्शन नंबर 2 है, डी का, आपको दिख रहा है दूसरे का, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी बचा खचाखच, ऑप्शन नंबर ए का थी भाई। खचाखच हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं, ऐसा तो है नहीं खड़ी बोली में बोलेंगे खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है, नहीं, भीड़ से, क्राउड से भरा हुआ है। लेकिन वैसे यदि देसी भाषा में बोलेंगे, या खचाखच भीड़ जमी हुई थी, मस्त क्रिकेट चल रहा था, ये जो चीज़ें हैं, ये खचाखच शब्द ये क्या है, देशज शब्द है। बाकी बचा तुम्हारा टिकट घर, टिकट और घर, 2 चीज़ें हैं भाई, एक टिकट शब्द है, दूसरा है घर शब्द। तो 2 या 2 से अधिक शब्द जहाँ पर आपस में मिलेंगे, हमने तभी बताया कि वह शब्द क्या हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सी का 4। तो अब मिला लीजिए, हमने बी का क्या बोला था, बी का बोला था आपका, अब मुरलीधर जो है यह योग ऋण होगा, क्या होगा, योग ऋण होगा। ए का तीसरा अर्थात देशज शब्द, बी का पहला मुरलीधर योगऋण शब्द, टिकट घर 2 शब्दों से मिलकर बना है इसीलिए संकर शब्द, तो सी का चौथा। डी सांप लिखा है अर्थात ये गलत लिखा है, सर्प होना चाहिए था, तो यह तद्भव शब्द होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। कंफ्यूज नहीं होंगे भाई, हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लाया गया। पूछ क्या रहा है, उपसर्ग पूछ रहा है, किस शब्द में, उच्चारण में। तो उच्चारण का संधि विच्छेद कर लीजिए, उत्धन चारण बराबर उच्चारण,
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यदि आपको संधि विच्छेद नहीं आएगा तो आप इन तीनों ऑप्शन में बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ऊ होगा कि उच्च होगा कि उच्च होगा। भाई कोई भी तो हो सकता है, लेकिन आपके संधि विच्छेद के यदि नियम मालूम होंगे कि संधि विच्छेद कैसे करना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उच्चारण को संधि विच्छेद के माध्यम से अलग कर दीजिए। उत धन चारण बराबर उच्चारण, इसीलिए इसका उत क्या है, पहला शब्द है, और वह क्या है, उपसर्ग, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई जो रिपोर्टाज है यह किस भाषा का शब्द है। तो रिपोर्टाज शब्द ये जो है यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको रट मारिएगा। जन्म घुट्टी पी के बाबा रामदेव का, चाहे चंपरास बॉर्नवीटा खा के, लेकिन एकदम रट जाना है। अगला क्वेश्चन है कि जो कारतूस शब्द है यह किस भाषा का शब्द है। अभी देखिए कुछ देर पहले हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ भी गया कि जो कारतूस शब्द है ना प्रभु, यह है फ्रेंच भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस शब्द। जो बंदूक में कारतूस प्रयोग में लाया जाता था गोली के रूप में, वही कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, जुड़ा हुआ है। भाई निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, लालिमा में, पराजय में, दशक में और कारीगर में। तो इसमें जो पराजय शब्द है, पर धन आजय बराबर पराजय, तो इसमें क्या है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आलपीन और गमला यह किस भाषा के विदेशी भाषा के शब्द हैं। अभी कुछ देर पहले ही आपको नोट डाउन के लिए बोला था कि गमला कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि आपने वहाँ पर ध्यान दिया होगा तो आपको बताया था मैंने कि यह जो गमला है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है, और गमला का शब्द आलपीन भी पूछा तो आप जान जाएंगे कि आलपीन भी पुर्तगाली शब्द है और गमला भी एक पुर्तगाली शब्द है। इसकी एक लिस्ट होगी, यदि आपके पास सामान्य हिंदी का किताब होगा व्याकरण के अनुसार, तो ये आपके पास उसमें लिस्ट दी गई होती है कि कौन सी भाषा के कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहाँ पर देख लीजिए। नहीं मिलता है तो आइए हम आपको सभी चीज़ों को यहाँ पर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य के आधार रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर आप देखेंगे तो वाक्य के कुल 3 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं, 3 भेद बताए गए। वहीं पर अगला क्वेश्चन है कि अभिधा शब्द शक्ति से क्या प्रकट होता है, क्या पता चलता है हमको। तो आपके पास ऑप्शन है कि वाच्यार्थ पता चलता है, व्यंग्यार्थ पता चलता है, लक्षणार्थ पता चलता है कि विचित्र अर्थ प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है। तो आपके सामने जो वाच्यार्थ होगा, अभिधा शब्द का मतलब वाच्यार्थ का प्रकट होना, वचन के दौरान जो अर्थ निकलता है उसी को वाच्यार्थ बोलते हैं। लक्षण से जो अर्थ निकलते हैं उसको लक्षणार्थ बोलते हैं। व्यंग से जो अर्थ निकलते हैं उसको व्यंग्यार्थ बोलते हैं। विचित्र अर्थ मतलब एक अजीब प्रकार का, एक विचित्र प्रकार का अर्थ निकलता है, उसको विचित्र अर्थ बोलते हैं। तो जो अभिधा शब्द है इसमें जो शक्ति है, इसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है, मतलब वाचन के दौरान इसमें जो अर्थ निकलता है वो वाच्यार्थ प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 भिन्न भाषाओं के मेल से कौन सा शब्द बनता है, वो शब्द क्या कहलाता है। तो हमने अभी बताया था कुछ देर पहले ही कि जहाँ पर 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक नए शब्द बनाएं वो शब्द कहलाते हैं संकर शब्द। और देशज के बारे में हमने क्या बताया था कि देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता हमें नहीं चलता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वे भाषाएं वे शब्द कहे जाते हैं देशज शब्द। विदेशज शब्द वो शब्द जो कि विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए गए हैं, और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो कि अपने आप में क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपको योग ऋण शब्द चुन लेना है। आपके पास ऑप्शन है पीला, दूध वाला, चक्रपाणी, नैन। तो भैया काम इसमें ऐसे आकर जैसे ही योग ऋण पूछा हमने पहले ही बता दिया कि जहाँ योग ऋण मिले आपको समझ जाना है कि कोई ना कोई शब्द इसमें क्या होगा, पर्यायवाची होगा। तो यहाँ पे चक्रपाणी पूछा है, चक्रपाणी भगवान विष्णु का नाम है। क्यों? क्योंकि चक्र उनके पाणी में है, पाणी मतलब हाथ में है, तो चक्रपाणी एक पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी, आंख मूंद के गोली मार दीजिए तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई कि जो घुड़सवार शब्द है यह किस प्रकार का शब्द है। अब देखिए
घुड़सवार शब्द जो है किस प्रकार का, योगऋण शब्द है क्या? नहीं, क्योंकि योगऋण शब्द पर्यायवाची होते हैं, ये नहीं है। निरर्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ न निकले, ये भी नहीं है, घुड़सवार का अर्थ निकलता है। ऋण शब्द भी नहीं है। यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द क्योंकि दो अलग अलग शब्द जो हैं इसमें मिलकर आपस में एक शब्द बनाए हुए हैं। तो घुड़ प्लस सवार मतलब घोड़े की सवारी करने वाला, वो क्या कहलाता है? घुड़सवार कहलाता है। तो ऐसे शब्द जो कि अर्थ प्रदान करते हैं, अलग प्रदान करते हैं दो शब्दों के मिलकर, वो कहे जाते हैं घुड़सवार या यौगिक शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो अजायब घर है यह किस प्रकार का शब्द है? देसी शब्द है कि तत्सम शब्द है कि विदेशी शब्द है कि संकर शब्द है? तो हमने पहले ही बताया कि वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर मिले हुए हैं, बने हुए हैं, वो शब्द आपके संकर शब्द होंगे। तो एक शब्द तो हो गया घर, घर भी तो एक शब्द है, और दूसरा है एक अजायब खाना, अजायब घर, जहाँ पे प्रार्थना की जाती है। सिंपल इतना जान ले, जहाँ पर प्रार्थना की जाती है वो घर। तो यहाँ पर दो अलग अलग भाषाओं के शब्द आपस में मिले हुए हैं। अजायब एक अलग भाषा का शब्द है, घर एक अलग भाषा का शब्द है। तो सिंपल सा नियम ये कहता है कि जहाँ दो अलग अलग भाषाओं के शब्द आपस में मिलेंगे वे क्या कहे जाएंगे? वे कहे जाएंगे आपके संकर शब्द। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है उसको क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है। तो वर्णों के उस समूह को जिससे कोई शब्द का निश्चित अर्थ नहीं निकलता है उसको क्या कहेंगे? ध्यान रखिएगा एक बात, यहाँ पर पूछा है वर्णों का समूह, लेकिन साथ में नियम ये बोला है कि उसका कोई निश्चित अर्थ न निकले। यदि वर्ण समूह होगा तो उसका एक निश्चित अर्थ निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। वर्ण से कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन ये वर्णों का समूह नहीं है। वक्तव्य यदि हम कोई देते हैं कि राम ने क्या किया? लक्ष्मण को अपने साथ वन ले गए, तो ये जो वक्तव्य है लेकिन इसका एक अर्थ निकल रहा है। लेकिन जो शब्द है, जैसे हमने बोला राम, राम ठीक है एक नाम है, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल रहा है कि कुछ इसका निश्चित अर्थ हो। शब्द है लेकिन उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये जो शब्द होते हैं ये वर्णों के समूह होते हैं, लेकिन इनका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, किसी भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो आप लोगों ने सुना होगा कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की प्रक्रिया या नियम, तो उसी प्रकार का मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रयोग करना है प्रत्यय का। किस लिए? क्योंकि वह शब्द मान लीजिए पुल्लिंग है तो उसको स्त्रीवाचक बनाने के लिए, तो लेकिन प्रयोग किसका करना है? किस शब्द का? सुत शब्द है उसको आपको स्त्रीवाचक बनाना है। तो भाई देखिए सुत है तो क्या आप ऐसा जोड़ देंगे कि जो सूत शब्द है यह क्या हो जाए? ये स्त्रीवाचक हो जाए। सुतिया नहीं, सुतिक नहीं, सुता नहीं, सुता जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो सुत का सुत ही रहेगा, सुती। सुति जो शब्द है यह अपने आप में आपको पता चल रहा है कि यह क्या है? स्त्रीवाचक है। स्त्रीवाचक मतलब जिससे यह आपको अनुभव होने लगे, भाव प्रकट होने लगे कि उसमें स्त्री भाव आ रहा है। जैसे सूती शब्द में आपको पता चलेगा ये स्त्री भाव है। सूत क्या है ये आपको पता चलेगा कि ये स्त्रीवाचक नहीं पुरुषवाचक है। तो आपको ऐसे पता करना है। तो इसमें से ई शब्द यदि आप सूत में जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा? स्त्रीवाचक बन जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय पूछ रहा है मतलब अंतिम में लगा होगा। ख में अ जुड़ा है, फिर क है लास्ट में, तो अक जहां मिले उसको गोली मार दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भैया अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चुनिए। उपसर्ग पूछा है मतलब आगे होगा। यदि आगे होगा तो आपको क्या करना होगा? आपको उसका संधि विच्छेद करना होगा। और किस शब्द का? अभिशाप। तो अभिधन साप बराबर अभिशाप। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जहां अभी दिखे मार दीजिए गोली। अगला क्वेश्चन, वे दुस्साहस शब्द में आपको उपसर्ग चुनना है। तो उपसर्ग मतलब संधि विच्छेद, तो दुस्धन साहस बराबर दुस्साहस, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। ठीक है, कुछ लोग दुधन साहस लिख देंगे, तो यदि आप ये संधि विच्छेद सीख लीजिए आपका ऑप्शन सही होता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सजावट में प्रत्यय बताना है
अब देखिए प्रत्यय पीछे लगता है, ये जो है सजावट यदि आप इसमें देखेंगे तो वट होगा नहीं क्योंकि उसका कुछ विशेष अर्थ नहीं है। आवट, जा में क्या जुड़ा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, आ छिपा हुआ है और बाद में वट। तो जो आवट शब्द है इस शब्द में एज क्या किया गया है, प्रत्यय प्रयोग किया गया है। तो आवट शब्द ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए यह क्या होगा, सही होगा। और आज का अंतिम जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है कि धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द को क्या कहते हैं। अब लीजिए, हमने सबसे पहले ही बताया था कि वे शब्द जो धातु में प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं वो क्या कहे जाते हैं, कृदंत प्रत्यय कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, कृदंत प्रत्यय कहे जाते हैं। यदि विशेषण में जुड़ेगा, संज्ञा में जुड़ेगा, सर्वनाम में जुड़ेगा तो वह क्या कहे जाएंगे, वह कहे जाएंगे आपके तद्धित प्रत्यय। क्या कहे जाएंगे, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होंगे, कृदंत प्रत्यय क्या होंगे, हमने हर एक चीज़ को क्लियर कर दिया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपसे लगभग 54 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको डिस्कस किया। तो वीडियो कैसा लगा, आपने स्कोर कितना किया ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, जैसे कि दोस्तों हम आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने ला सकें, जिससे कि दोस्तों आपका रिवीजन हो सके और आपकी जो कैपेबिलिटी है, आप कितना इनहेंस है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, इन सभी चीज़ों का आपको पता चलता रहे। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपका वीडियो के रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।